बाजार का 18 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले आशीष जी हमारे साथ हैं। इस वक्त एमडी हैं आप जेएम फाइनेंशियल्स के, और इसके अलावा कई दिग्गज संस्थानों में बड़े पदों पर काम करने का अनुभव है और पेशे से आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार के मूड, माहौल और आउटलुक पर भी एक आपसे राय लेना चाहता हूँ। कैसे देखें इस माहौल को? क्या तेजी की उम्मीद रखना ठीक है? बाजार का डायरेक्शन समझाएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, और गुरु गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनिल जी, बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छे समय पे डिस्कशन एक हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ जहां पर पे ग्लोबल मार्केट्स में एक केओस इस समय पे बना हुआ है। कॉस्पी करीब 35 से 40% ऊपर से नीचे जा चुका है। एआई ब्लूमबर्ग वैल्यू चेन इंडेक्स जो है वहां पर पे एक बड़ा करेक्शन देखने को नजर आ रहा है, और क्लियरली ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो इस थीम पर काफी एग्रेसिवली बेट कर रहे थे। पर क्योंकि अब सवाल आ रहा है कि जिस तरह का ये 2 सालों में ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का केपेक्स एआई डेटा सेंटर पे होगा, पर इसके सामने जो रिटर्न है वो कैसे आएंगे, कब आएंगे और क्या वो सफिशिएंट रहेंगे, इसको लेकर के अब बाजार में बहुत एक नर्वसनेस बन रही है, और जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में देखने को नजर आ रहा है। ये इंडिया मार्केट के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इंडिया कंप्लीटली, हम ये कहते थे कि इंडिया एक एआई ट्रेड नहीं है। कुछ छोटी मोटी कंपनीज डेफिनेटली उसका प्रॉक्सी प्ले जरूर किया जा रहा था, बट इनोवेशन के टर्म में, डेटा सेंटर के टर्म में जो कैपेबिलिटी आने है उसमें काफी समय लगता। तो इंडिया को काफी इग्नोर किया गया था पिछले कुछ 2 सालों के अंदर में। अब आप देख रहे हैं कि जैसी एआई ब्लूमबर्ग एआई वैल्यू चेन इंडेक्स करेक्ट हुआ, उसी करेक्शन के साथ आईटी के अंदर में करीब 15 से 16% का इजाफा नीचे के स्तर से हमें पिछले 1 महीनों के अंदर में आईटी के शेयरों में देखने को नजर आया। दूसरी बात आप देख रहे हैं, जब बाजारों में वीकनेस है, हमारा मार्केट स्टेबल होना शुरू हो चुका है, और जो थीम बाजार पकड़ रहा है इस समय, डोमेस्टिक लेड थीम के ऊपर बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आया। जैसे कि हम ई कॉमर्स की बात करें, क्विक कॉमर्स की बात करें, उन कंपनीज में बहुत बढ़िया एक तेजी देखने को नजर आई। आपने देखा किस तरह से जो हॉस्पिटल सेक्टर है उनके अंदर में बढ़त आ रही है, क्योंकि यहां पर पे एबिटा मार्जिन का एक्सपांशन हो रहा है। तो डोमेस्टिक लेड जो ग्रोथ है उसके ऊपर मार्केट काफी फोकस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये हमें लगता है हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव साइन के इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। बाजार पॉजिटिव ज़्यादा नजर आ रहा है इस वक्त। ये सारे के सारे संकेत तेजी की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। नौकरियों का सीजन भी अब तक ठीक ठाक रहा है। आशीष जी बताएं, कहाँ आपको रिजल्ट्स पसंद आते दिख रहे हैं? कौन से सेक्टर्स नंबर्स के बाद मजबूत नजर आ रहे हैं? जी। तो अनिल जी, थोड़ा सा बैंकिंग फाइनेंशियल में एक मिक्स्ड बैग रहा है, जहां पर पे आईसीआईसीआई बैंक ने एक बढ़त दिखाई। आपने देखा क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, सभी पैरामीटर्स पे आईसीआईसीआई ने अपने दूसरे जो पियर्स हैं, चाहे वो कोटक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस हो, इसको क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए दिखाया। तो हमें लगता है कि यहाँ पर पे सेलेक्टिवली प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, कैनरा बैंक, और छोटे मझोले बैंक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफी अच्छे नंबर्स दिखाए, और उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ रही है। दूसरा है एनबीएफसी का स्पेस, जहां पर पे चाहे हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें, जिसने ऑलमोस्ट 10% का निम्स हमें दिखाया। हम हमारा मानना है कि आने वाले 3 सालों में एम ग्रोथ ऑलमोस्ट 18% की होती हुई नजर आएगी, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एमईएफजी के आने के बाद कम होगी। तो श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे स्टॉक जो है वो बड़े बेनिफिशियरी एनबीएफसी स्पेस में देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे हमने कहा, पूरा इंटरनेट और जो आपका क्विक कॉमर्स का जो थीम है वो काफी अच्छा लगता है। तो अनिल जी, अगर से हम अगर से बात करें ग्रोसरी या जो क्विक कॉमर्स के सेगमेंट की, तो ये आज $5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, और जो मोटा मोटी $50 बिलियन तक के इस अपॉर्चुनिटी को जाते हुए हम देख रहे हैं आने वाले 5-7 सालों में। यानी मोटा मोटी 50 से 52% केगर ग्रोथ पर ये स्पेस ग्रो करेगा, जिसका क्लियर बेनिफिट इटर्नल, स्विगी, होनासा, डिलीवरी, शेडोफेक्स जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। तो ये थीम भी हमें काफी प्रॉमिसिंग इस समय पर नजर आ रही है। थोड़ी सी एक सब सेगमेंट की मैं अनिल जी जरूर बात करना चाहूंगा, वो होगा एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो आप देखिए, ग्लोबली एरोस्पेस जो सेगमेंट है वो काफी ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक चाइना प्लस वन या डाइवर्सिफिकेशन इंडियन सप्लायर्स की तरफ आ रहा है, और वहां पर पे आजाद इंजीनियरिंग, संसेरा जैसी जो कंपनीज है, इनके जो ग्रोथ है वो 30 से 40% की ग्रोथ एरोस्पेस सेगमेंट में देखने को नजर आएगी। तो हमें लगता है ये स्पेस भी मार्केट काफी पॉजिटिवली इसको रिवॉर्ड करता हुआ नजर आएगा।
ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने थीम्स दिए। बैंक्स, एनबीएफसी तो सबको पसंद आते हैं, लेकिन न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी और साथ ही साथ एरोस्पेस से जुड़ी कंपनियां, सनसेरा की आज बात हो भी रही थी। फार्मा स्पेस भी लाइफ हाई के आसपास है, क्या वहां पर कुछ पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, तो देखिए हमने जैसे कहा डोमेस्टिक फोकस थीम काफी अच्छी कर रही है। अब फार्मा में जहां पर पे आप डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करें, वहां पर पे तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है, जिसके चलते आपने देखा जो हमारे अजंता फार्मा, एल्केम, इप्का जैसी कंपनीज है वो काफी अच्छी कर रही है। बट जो बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है वो है पूरे सीडीएमओ और सीआरडीएमओ स्पेस के अंदर में। क्योंकि अगर से ग्लोबली ये स्पेस 6% पे ग्रो कर रहा है, तो इंडिया के अंदर में ये ग्रोथ आपको 15% के आसपास आती हुई नजर आएगी। अगर से आप देखें कि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है सीडीएमओ मार्केट के अंदर में, वो मात्र 3 से 4% का है। और जबकि चाइना प्लस वन और बायो सिक्योर एक्ट के आने के बाद हमें लगता है कि इंडियन सीडीएमओ और सीआरडीएमओ कंपनीज के अंदर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। और ये ग्रोथ सिर्फ वॉल्यूम लेड नहीं रहेगी, क्योंकि अब हम एपीआई से कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और बायो सिमिलर्स और बायो सेगमेंट के अंदर में भी एंटर कर रहे हैं, और जिसमें हमें लगता है कि बहुत अच्छी मार्जिन प्रोफाइल भी इन कंपनीज की ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमें लगता है डिवीज लैब, लॉरस, साई लाइफ, नवीन फ्लोरिन जैसी जो कंपनीज है वो बड़े बेनिफिशियरी रहेगी इस बड़े सेक्टर टेलविंड की, जो इस सीडीएमओ स्पेस में देखने को नजर आ रही है। तो डिवीज लॉरस जैसी कंपनियों में बढ़िया एक्शन यहाँ पर बन सकता है। और कोई सेक्टर थीम है जो आपको पसंद है? बिल्कुल अंजी, तो देखिए फिर उसके बाद हम कुछ वायर्स एंड केबल सेगमेंट पे काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये पूरा जो स्पेस है ये पूरी तरह से प्रॉक्सी प्ले है। कल हम अगर से रियल एस्टेट सेक्टर की तेजी की बात करें, केपेक्स की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, इन सभी सेगमेंट का जो एक प्रॉक्सी प्ले होगा वो होगा आपका पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट। तो हमने देखा किस तरह से ऑप्टिक फाइबर सेगमेंट में भी बड़ी तेजी आई, जैसे डेटा सेंटर की स्टोरी की बात शुरू हुई। तो अगर से इकोनॉमी 6 से 7% ग्रो होगी, हमारा मानना है वायर्स एंड केबल्स का जो सेगमेंट है वो 12 से 14% की ग्रोथ दिखाएगा। और क्योंकि यहां पर पे भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड एक सेक्टर शिफ्ट हो रहा है, तो जो लार्जर प्लेयर्स हैं इस सेगमेंट के, वो आपको शायद उनकी उनकी जो ग्रोथ, वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ 15 से 16% के आसपास आती हुई नजर आएगी। और जब कॉपर में एक बहुत बड़ी तेजी आई, उसके बावजूद भी हमने देखा कि मार्जिन प्रोफाइल वायर्स एंड केबल्स कंपनीज की बहुत ही इंटेक्ट रही। ये शो करता है कि इन्होंने अपने जो रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन हो उसको बहुत अच्छी तरह से कस्टमर को पास ऑन किया। इसका मतलब हमेशा मार्जिन में भी एक आपको अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नजर आएगी। तो हमारा ये मानना है कि वायर्स एंड केबल सेगमेंट में पॉलीकैब, आरआर काबल, अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज जो है, और इवन केआई इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज हमें लगता है कि आने वाले 3-5 सालों में भी एक अच्छी डबल डिजिट की ग्रोथ आपको करते हुए, अर्निंग की और साथ साथ प्राइस की करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आशीष जी को पसंद आता है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन, रिजल्ट सीजन और इन्वेस्टमेंट्स के मौकों पर आपने अच्छे से हमारी दर्शकों को गाइडेंस दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी।